Hello friends, welcome to Bodhi Oracle. This is PYQ रिवीजन सीरीज और आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको कहूँगा कि आप इस वीडियो को 1.25x या 1.5x पर सेट कर लें इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए। इस वीडियो में हम इस सीरीज में हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी के सारे टॉपिक्स जैसे कि स्पीसीज, कन्वेंशंस, टेक्नोलॉजी सब कवर करेंगे। 2-3 बार अगर आप इसको देख लेंगे तो आई कैन अश्योर यू 100% कवरेज एंड 100% एक्यूरेसी। दोस्तों, इन्वायरमेंट में हमें एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं होने देना है। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 2021 का है ये। With reference to the New York Declaration of Forests, which of the following statements are correct? Statement 1. It was first endorsed at the UN Climate Summit in 2014. Second statement, it endorses a global timeline to end the loss of forests. अच्छा, तीसरा, it is a legally binding international declaration. जैसे हम legally binding पढ़ेंगे हमें स्ट्राइक करना चाहिए। legally binding का मतलब है कि उसके हर देश को मानना जरूरी है। तो ऐसा है क्या? तो जी नहीं, ये स्टेटमेंट तो कॉमन सेंस से ही हमें गलत मिल गया। स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है, राइट। तो अगर थर्ड स्टेटमेंट गलत है तो उसी से हम आसानी से इस कंक्लूजन पर अराइव कर सकते हैं, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। लेकिन फिर भी आइए समझते हैं। गवर्नमेंट्स, बिग कंपनीज एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज आर सपोर्टर्स ऑफ द डिक्लेरेशन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनके बिना तो हो ही नहीं पाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, ये 2014 में ही आया था। एंड इट इंडोर्सेस अ ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड लॉस ऑफ फॉरेस्ट, ये भी सही है। हेंस 1 to 4 एंड करेक्ट। दोस्तों, एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा। इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है और इंडिया इसमें सिग्नेटरी भी नहीं है। इंडिया का अपना प्लान है। क्या प्लान है? 33% फॉरेस्ट कवर। तो इस डिक्लेरेशन का इंडिया सिग्नेटरी नहीं है। फिर भी ये एग्जाम में आ गया, तो हमें बहुत केयरफुल रहना है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू बायोफिल्टर्स कंसीडर द फॉलोइंग। बायोफिल्टर्स, बायोफिल्टर्स आर यूज्ड टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम एयर। तो बायोफिल्टर्स जो हैं वो पॉल्यूटेंट से एयर निकालने में मदद करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, एयर को क्लीन करते हैं। बायोफिल्टर्स यूज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ब्रेक डाउन पॉल्यूटेंट्स। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बायोफिल्टर्स में कोई ऐसा केमिकल या मटेरियल फिल्टर नहीं होता, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एज अ फिल्टर की तरह यूज करता है। बोथ आर करेक्ट। जनरली आप देखेंगे जो टेक्नोलॉजी इंक्लाइंड क्वेश्चन होते हैं, टेक इंक्लाइंड, उसमें क्या होता है, मोर और लेस ज्यादातर ऑल ऑप्शंस ही करेक्ट होते हैं। ऐसा ये थंब रूल नहीं है, लेकिन आपकी बहुत हेल्प करेगा, हम इसको आगे यूज भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का। सो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। वाइल्ड लाइफ है और नेचुरल हैबिटेट को हमें मैच करना है। तो सबसे पहले लाइन टेल मकाऊ वेस्टर्न घाट्स में मिलता है। लाइन टेल मकाऊ मतलब शेरपूछ बंदर वेस्टर्न घाट्स में मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल सही मिलता है। वन हॉर्न राइनोसोरस असम, यस। आप दोस्तों कमेंट करके बताइए वो कौन सा नेशनल पार्क है जो वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए जाना जाता है। विच नेशनल पार्क? कमेंट करके बताइए। स्पॉटेड डियर, स्पॉटेड डियर क्या होता है? स्पॉटेड डियर को बोलते हैं चीतल। ये हिमालयन फुटहिल्स में मिलता है। तो जी नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ये हिमालयन फुटहिल्स में नहीं मिलता। ये तो कहाँ मिलता है? टॉप ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में मिलता है, ग्रासलैंड्स में मिलता है, राइट। तो हिमालयन फुटहिल्स में ये नहीं मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? डेसिडियस फॉरेस्ट्स या फिर ग्रासलैंड्स में मिलता है। ये टाइगर का ये एक प्रे है कॉमन। तो 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कोल। अभी इंडियन कोल क्या है? का ये कोई कोल की वैरायटी है? तो नहीं, इसका मतलब हुआ कोल फाउंड इन इंडिया। समझना है आपको। इट हैज हाई ऐश कंटेंट, बिल्कुल सही। इंडियन बहुत हाई ऐश होता है। और एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है इंडियन कोल में? होता है लो कार्बन कंटेंट, लो सल्फर कंटेंट। यस, ये बात भी सही है, लो सल्फर कंटेंट। अब हम अगर थोड़ा डाउट में भी हैं तो हम लॉजिक लगा सकते हैं, बोथ 1 and 2 ही होता है जनरली।
दिस इज द करेक्ट आंसर। आपको मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, इंडिया में जो कोल मिलता है वो मेनली होता है बिटुमिनस इन नेचर, राइट। बिटुमिनस कोल इंडिया में ज़्यादा मिलता है। वैसे बेस्ट कोल एंथ्रासाइट होता है। बिटुमिनस में भी एक पर्टिकुलर टाइप है जिसको हम बोलते हैं गोंडवाना कोल। तो इंडिया में ऑलमोस्ट 98% ऑफ द रिजर्व आर गोंडवाना कोल। नेक्स्ट इज with reference to global climate change alliance, which of the following statements are correct? global climate change alliance एक इंडिपेंडेंट अलायंस है, ये यूएन या किसी से एफिलेटेड नहीं है। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन, यस यूरोपियन यूनियन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इट हेल्प्स डेवलपिंग कंट्रीज एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, तो नाम से पता चल रहा है एक बहुत कॉमन सी बात है, ट्रू। अगर देखिए इसमें आपको पहला पता था, ये तो फैक्ट है। अगर ये आपको पता है तो दूसरा इज नॉट बिग डील। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। और साथ साथ हम ये भी जान लेंगे कि इंडिया इसका सिग्नेटरी है, राइट। सो इंडिया इज ए सिग्नेटरी। क्या ये बहुत इफेक्टिव है? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक तरह से बस जस्ट टॉक शॉप ही है, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट काम तो नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 का क्वेश्चन है। द टर्म एम स्ट्राइप्स, ये क्वेश्चन 2 बार भी आया हुआ है, रिपीट हुआ है, सीन इन न्यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ। द करेक्ट आंसर इज एम स्ट्राइप्स स्टैंड्स फॉर, बहुत ध्यान से देखना है इसको, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, ये इसका फुल फॉर्म है। इंटेंसिव प्रोटेक्शन and ecological status. It stands for Monitoring System for Tigers Intensive Protection and Ecological Status. ये टाइगर मॉनिटरिंग के लिए है। नेशनल टाइगर डे होता है 29 जुलाई को, उस दिन रिपोर्ट रिलीज की जाती है। टाइगर सेंसस भी होता है, तो एम स्ट्राइप्स की मदद से ही हुआ है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू रेड सैंडर समटाइम सीन इन द न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रेड सैंडर का मतलब हुआ लाल चंदन, या फिर इसको रक्त चंदन भी कहा जाता है। ये कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है ईस्टर्न घाट्स के फॉरेस्ट में, मोर पर्टिकुलरली ये मिलता है आंध्र प्रदेश के जंगलों में मिलता है, राइट। इट इज अ स्पीसीज ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्या ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है? तो जी नहीं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट ये क्या है? ये तो है एक्चुअली, ये मिलेगा आपको ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में मिलेगा, राइट। इट इज एंडेमिक टू साउथ इंडिया। क्या साउथ इंडिया में एंडेमिक है? तो ये बात बिल्कुल सही है, साउथ इंडिया में एंडेमिक है, उसके बाहर कहीं पे भी नहीं मिलता है, राइट। 2 ऑप्शन करेक्ट, ओनली 2। नेक्स्ट इज 15 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म ब्लैक कार्बन। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एंड करेक्ट आंसर इज कार्बन प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कम्बिशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड बायोमास। कार्बन रिलीज फ्रॉम प्लांट्स, ये तो CO2 है नॉर्मल। कार्बन प्रेजेंट इन कोल, इसको हम बोलते हैं इसकी तो हमें जरूरत होती है। एंड कार्बन डिजॉल्व्ड इन ओशंस, इसको बोला जाता है ब्लू कार्बन, राइट। मूविंग अहेड, with reference to bio toilets consider the following statements। bio toilets क्या है? bio toilets लगे हुए हैं कहाँ पर? इंडियन रेलवे ने इसकी शुरुआत की थी। ह्यूमन वेस्ट इन द टॉयलेट इज डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया, यस, वो बैक्टीरिया से ही डिकम्पोज होता है। द डिकम्पोजिशन प्रोसेस इज एरोबिक, तो जी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। डिकम्पोजिशन प्रोसेस एरोबिक नहीं है, बैक्टीरिया की मदद से है। ओनली 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है? ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन इजी है पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मशरूम्स, मशरूम्स करते हैं क्या? तो जी नहीं, मशरूम्स तो फंगस होते हैं, और ये अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? तो ये न्यूट्रिएंट्स लाते हैं बाय डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर। ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, राइट। उसके बाद एल्गे देखते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई देखते हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो, हाँ कुछ बैक्टीरिया कर सकते हैं, सम बैक्टीरिया कैन,
एग्जाम्पल है कौन से बैक्टीरिया का जो कर सकता है, एक बहुत कॉमन बैक्टीरिया है सयानो बैक्टीरिया, आपने जरूर सुना होगा इसके बारे में, ये कर सकता है, बट ऑल बैक्टीरिया नो, ऑल बैक्टीरिया नो नहीं कर सकते। फंजाई ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, तो हमने अभी ऊपर समझा ना कि ये तो एक तरह से मशरूम को ऑप्शन रिपीट करने वाली बात होगी, तो ये तो कट गया। बी और सी में से कंफ्यूजन है, सभी बैक्टीरिया नहीं कर सकते, इसलिए सी भी कट गया। एल्गे इज द करेक्ट ऑप्शन, एल्गे फोटोसिंथेसिस कर सकता है, प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। 23 का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैंग्रोव इकोसिस्टम्स। मैंग्रोव इकोसिस्टम्स बहुत क्रिटिकल हैं। दे प्रोटेक्ट कोस्टल एरियाज फ्रॉम स्टॉर्म्स एंड इरोजन, यस बिल्कुल सही बात है। दे एक्ट एज नर्सरीज फॉर मेनी मैराइन स्पीसीज, बिल्कुल सही बात है, बहुत सारी मैराइन स्पीसीज यहाँ मिलती हैं। तो दोनों सही हैं, यस बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव सुंदरवन है, और हमें बात याद रखनी है कि इन इंडिया वेस्ट बंगाल हैज हाईएस्ट एरिया अंडर मैंग्रोव्स। आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू रामसर कन्वेंशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रामसर कन्वेंशन क्या है, तो यूनेस्को एफिलेटेड साइट्स होती हैं, इसमें वेटलैंड्स होते हैं जनरली। इट इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, यस। द कन्वेंशन वाज साइंड इन ईरान, यस। ईरान की एक सिटी है रामसर, रामसर जो है वो सिटी है, यहीं पे कन्वेंशन हुआ था। दोनों स्टेटमेंट्स सही है। एक बात और ध्यान देनी है, इंडिया हैज रिसेंटली इन 26 98 Ramsar sites, right, which are recognized. And in states, Tamil Nadu has highest, कितना है, तो 20 रामसर साइट्स तमिलनाडु के पास। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2022 का है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? ऑप्शन ए, जेनेटिक डाइवर्सिटी रेफर्स टू वेरिएशन विद इन स्पीसीज, यस। वेरिएशन विद इन स्पीसीज को जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं जीन्स का अलग होना। जैसे ह्यूमंस हैं तो उसमें मैंग्लॉइड्स हैं, निक्रोइड्स हैं, ये सब क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी रेफर्स टू वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम इन रीजन, यस ये भी बात सही है। तो इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी क्या होगी कि एक इकोसिस्टम में कितनी वैरायटी है, राइट। तो बहुत हाँ करेक्ट। और ये सब जनरल स्टेटमेंट्स हैं, आपको एक सिंपल बेसिक क्लियर यदि आइडिया होगा तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट इज 21 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीसीज इन इंडिया। इन्वेजिव का मतलब है बाहर से आई है और नुकसान पहुंचा रही है। तो टीक, टीक तो नहीं है, इंडिया में मिलता है नॉर्थ बंगाल सिक्किम में, सिक्किम नहीं सॉरी, नॉर्थ बंगाल के रीजन्स में मिलता है, और हिमाचल वगैरह में ही मिलता है। बैनियन नो, ये तो इंडिया का बहुत एंशियंट ट्री है, तो इन्वेजिव कैसे हुआ। नीम भी नहीं, नीम का तो बल्कि साइंटिफिक नेम में हिंदी का लगता है, ये भी नहीं। लैंटाना कैमरा, यस ये बहुत ही इन्वेजिव है, और इसको हिंदी में घनेरी कहा जाता है, या इसको बांग्ला लैंग्वेज में पुतुश भी कहा जाता है। बहुत ही डेंजरस है, ब्रिटिशर्स इंडिया में लाए थे, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है। नेक्स्ट, which of the following international agreements deals with climate change mitigation। बहुत सारी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, सबको कैसे याद करना है, तो हमारे वीडियोस को बार बार देखना है आपको, सारी सारी खुद ब खुद रिवाइज होते होते कंठस्थ हो जाएंगी। इनका कोई लॉजिक नहीं है, ये सब फैक्चुअल हैं, ये आपको याद ही करना होगा। सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कार्टेगिना प्रोटोकॉल एंड बेसल कन्वेंशंस। उल्टा शुरू करते हैं। बेसल कन्वेंशंस ये किस लिए होता है, तो ये होता है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है। किस चीज के, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट, यानी एक कंट्री अपना वेस्ट दूसरी कंट्री में डंप नहीं कर सकती, हैजार्डस। कार्टेगिना प्रोटोकॉल क्या है, तो ये है बायो सेफ्टी के लिए। कार्टेगिना प्रोटोकॉल जो है दिस इज फॉर बायो सेफ्टी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये किस लिए होता है, ये होता है टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर,
जो CFCs होते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के रेगुलेशन के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो किस लिए है? तो ये है एक्चुअली फॉर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। इट वाज रिप्लेस्ड बाय पेरिस एग्रीमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। मूविंग अहेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड? हमने जस्ट दोस्तों अभी कुछ समय पहले डिस्कस किया, लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड सुंदरवन है, सुंदरवंस डेल्टा। ये कहाँ पर है? तो ये है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में बनता है एंड शेयर्ड बाय इंडिया एंड बांग्लादेश, राइट। तो ये हाईएस्ट, सॉरी लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड। मूविंग अहेड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी? वेरी बेसिक क्वेश्चंस। सोलर रिन्यूएबल है, विंड रिन्यूएबल है, कोल रिन्यूएबल नहीं है, हेंस 1 and 2 ओनली आर करेक्ट। नेक्स्ट इज 23 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सॉरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन अ फूड चेन एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। बिल्कुल सही बात है, फूड चेन में एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होगा। अगर हमने कोई फूड खाया तो एनर्जी हमें फूड से मिल जाएगी, वापस नहीं जाएगी। एनर्जी डिक्रीजेज एट ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। हर सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पर एनर्जी रिड्यूस होती है, बिल्कुल रिड्यूस होती है। किससे रिड्यूस होती है? 10% लॉ। यानी एक ट्रॉफिक लेवल पे अगर 100 जूल्स की एनर्जी है तो दूसरे पे केवल 10 जूल्स ही बचेगी। दिस इज 10% लॉ। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हेंस बोथ आर करेक्ट। मूविंग अहेड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है? तो प्राइमरी सक्सेशन ऑकर्स इन एरियाज वेयर नो लाइफ एग्जिस्टेड अर्लियर। यस, जहां कोई लाइफ नहीं है और वहां लाइफ का आना प्राइमरी सक्सेशन कहलाएगा। बिल्कुल सही बात है, प्राइमरी सक्सेशन कहलाएगा। फिर सेकेंडरी सक्सेशन क्या है? इन एरियाज वेयर एन इकोसिस्टम प्रीवियसली एग्जिस्टेड। सेकेंडरी का मतलब है वहां पहले से इकोसिस्टम था, उसी में इम्प्रोवाइज होके एक तरह से सक्सेशन हुआ और उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, बोथ आर करेक्ट। मूविंग अहेड, इन कंटेस्ट ऑफ इकोलॉजी द टर्म इकोटोन, बहुत ध्यान से समझना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैनी टाइम्स रिपीटेड। इकोटोन क्या होता है? अ रीजन विद एक्सट्रीम लो बायोडाइवर्सिटी, अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम्स, अ हैबिटेट विद ओनली वन स्पीसीज, अ डेजर्ट इकोसिस्टम। तो इकोटोन किसको कहेंगे? तो डेजर्ट इकोसिस्टम को भी नहीं कहेंगे। हैबिटेट विद वन स्पीसीज, ये तो बहुत रेयर है, ये भी नहीं कहलाएगा। A transition zone between two ecosystems, yes, this is actually ecotone। और इकोटोन का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है मैंग्रोव्स। इकोसिस्टम क्या करता, दो इकोसिस्टम्स के बीच में, मैंग्रोव किस किस के बीच में है? तो लैंड इकोसिस्टम और सी इकोसिस्टम या ओशन इकोसिस्टम के बीच में मैंग्रोव्स है वो इकोटोन का काम करता है। मैंग्रोव बहुत बायो डाइवर्सिटी हाई होती है मैंग्रोव्स में, राइट। मूविंग एहेड, consider the following: producers, consumers and decomposers. Which of the following are components of an ecosystem? Ecosystem के components इसमें से कौन से होंगे? तो ये तीनों ही ecosystem के components होंगे, right? तभी ecosystem चल पाएगा। Next is, which of the following statements best describe ecological pyramid? Ecological pyramid इसमें से कौन सा define करता है? Representation of trophic levels in an ecosystem, representation of geological layers, representation of atmospheric gases, representation of soil layers। तो सॉइल लेयर्स इकोलॉजिकल पिरामिड कहाँ से बनाएंगे? बिल्कुल ही गलत है। एटमॉस्फेरिक गैसेस भी नहीं बनाएंगी। इकोलॉजिकल पिरामिड का मतलब क्या है कि उसमें स्पीसीज का जिक्र होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ जियोलॉजिकल लेयर्स, ये भी नहीं, बिल्कुल गलत। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन इकोसिस्टम, यस, ट्रॉफिक लेवल्स जो होते हैं उसको ये रिप्रेजेंट करता है। मूविंग अहेड, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स कैरिंग कैपेसिटी इन इकोलॉजी? हम थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाएंगे। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है? अगर मेरे पास एक गाड़ी है जो कि 5 सीटर कार है, राइट, 5 सीटर कार, उसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी हुई? तो 5 हुई। तो इस तरह से कैरिंग कैपेसिटी इकोलॉजी में क्या होगी? आइए ऑप्शंस को देखते हैं।
टोटल बायोमास इन इकोसिस्टम, टोटल डाइवर्सिटी ऑफ रीजन, maximum number of individuals in environment can support maximum number of predators. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेडेटर्स जैसी तो कोई चीज होती नहीं, सी ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट। एग्जांपल एक पॉन्ड है, अब एक लिमिट है ना भाई, इस पॉन्ड में कितने मगरमच्छ हो सकते हैं, तो उसको लिमिट को क्या कहा जाएगा, कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि उसके बाद फिर क्या होगा, रिसोर्स शॉर्टेज हो जाएगा, फिर धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो सबके लिए नेगेटिव होगा। नेक्स्ट, इन इकोलॉजिकल टर्म्स म्यूचुअलिज्म रेफर्स टू, म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है दोनों मजे में, दोनों को फायदा है, तो क्या होगा, इंटरेक्शन वेयर बोथ स्पीसीज बेनिफिट। जी हाँ, पहला ही ऑप्शन है। इसका एक एग्जांपल समझते हैं हम, इसका एक सिंपल एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म का, बीज पॉलिनेटिंग फ्लावर्स, मधुमक्खी जो है वो आती है, फूल पर बैठती है और फूलों से रस ग्रहण करती है और फिर मधु बनाती है, लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है, वो फ्लावर्स को पॉलिनेट करती है, तो ये म्यूचुअलिज्म है, दोनों का फायदा हो रहा है। मूविंग अहेड, which of the following ecological interactions involves one organism benefiting while the other is neither helped nor harmed? मतलब एक को फायदा हो रहा है, दूसरा ना तो नुकसान में है और ना हार्म है, राइट। तो ये किस में होता है, जी हाँ, ये होता है कमेंसालिज्म में। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों फायदा, पैरासाइटिज्म में एक फायदा एक नुकसान, कमेंसालिज्म में एक फायदा दूसरा अनहार्म्ड, कंपटीशन में दोनों नेगेटिव, राइट। तो कमेंसालिज्म है ये, और कमेंसालिज्म का एग्जाम्पल क्या होगा, जो आप देखते हो ना, एक इग्रिट्स जो होती है वो राइड्स कैटल, आपने खेत में देखा होगा, भैंस के या बैल के पीछे में एक पक्षी बैठा हुआ है जो उसमें से कुछ कुछ कीड़े निकाल के खा रहा है, तो ये कमेंसालिज्म है, इग्रिट्स को फायदा हो रहा है और कैटल को ना फायदा है ना नुकसान है। मूविंग अहेड, consider the following statements, biodiversity is normally greater in lower latitudes as compared to higher latitudes। अब सिंपल समझते हैं, देखिए एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि इक्वेटर के पास में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे हम पोल्स पे जाएंगे, एक्सट्रीम क्लाइमेट होता जाएगा, बायोडाइवर्सिटी कम है। तो इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है, तो क्या ये बात सही हुई कि बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, राइट, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, वहाँ बारिश ज्यादा है, बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, रिवर्स हैं, पानी है। Along mountain gradients, biodiversity decreases as we move towards higher altitudes। ये तो कॉमन सी बात है कि जितना ज्यादा वेदर एक्सट्रीम होता जाएगा, पहाड़ होता जाएगा, उतनी बायोडाइवर्सिटी कम ही होती जाएगी। सो बहुत करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की? आपको ध्यान से सुनना है, इकोलॉजिकल हायरार्की का करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम। पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म, कम्युनिटी, इकोसिस्टम। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले पॉपुलेशन, कम्युनिटी, ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म। तो पॉपुलेशन और कम्युनिटी तो ऑर्गेनिज्म से मिलके बनेगी ना, तो बी और सी तो कट गए, ऑर्गेनिज्म पहले आएगा, ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी बनाएगा, कम्युनिटी पॉपुलेशन बनाएगी, पॉपुलेशन इकोसिस्टम बनाएगा, या फिर ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन बनाएगा, पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनेगी। पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन होता है कलेक्शन ऑफ सेम स्पीसीज, राइट। तो ए करेक्ट ऑप्शन है, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, करेक्ट। ये भी गलत है, ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड्स इज ऑलवेज अपराइट? अपराइट का मतलब क्या है कि जो हमेशा इस शेप का बनेगा, यानी जिसमें ऊपर कम होगा और नीचे ज्यादा होगा। तो ऐसा हमेशा किसका पिरामिड होगा, पिरामिड ऑफ बायोमास नहीं है, तो उल्टा भी हो सकता है। पिरामिड ऑफ नंबर्स बिल्कुल नहीं हो सकता, ऊपर नंबर ज्यादा हो जाए। पिरामिड ऑफ एनर्जी यस, बिकॉज ऑफ 10% लॉ, हमेशा जितना हम पिरामिड में ऊपर जाते जाएंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर से हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे जाएंगे, तो एनर्जी कम होती ही जाएगी। पिरामिड ऑफ स्पीसीज, जी नहीं, ये भी नहीं, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग अहेड, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इकोलॉजिकल सक्सेशन? इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है?
तो सीजनल माइग्रेशन ऑफ स्पीसीज है या ग्रेजुअल चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन इन इकोसिस्टम है? तो ए तो नहीं है। माइग्रेशन ऑफ स्पीसीज को कभी भी इकोलॉजिकल सक्सेशन नहीं कहा जाएगा। सक्सेशन का मतलब क्या है कि ये तो इंटरजनरेशनल बात है, आपको सीधा समझना है। हमारे सक्सेसर, हमारे प्रीडिसेसर, ये तो इंटरजनरेशनल है, सिंपल समझ में आ रहा है। सडन एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज नहीं है, तो सक्सेशन कहाँ हुआ? ये तो खत्म ही हो गया। आर्टिफिशियल प्लांटेशन, नो। द करेक्ट ऑप्शन इज ग्रेजुअल चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन इन एन इकोसिस्टम। सिंपल। मूविंग अहेड, आपको वर्ड्स को बहुत ध्यान से समझना है। और कैसे आप ये स्किल डेवलप कर पाएंगे, हमारा जो हम अपनी वीडियोस के थ्रू बार बार समझाएंगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, क्या चीज़ों को नोट करना है, तो आपको वो भी सुनते सुनते आपको क्लियर हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग: म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, पैरासाइटिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या है? दोनों ऑर्गेनिज्म फायदे में है। स्पीसीज इंटरेक्शन की बात है ये, स्पीसीज इंटरेक्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। कमेंसलिज्म क्या हुआ? एक प्लस हुआ, दूसरा अनअफेक्टेड है। पैरासाइटिज्म क्या हुआ? एक प्लस हुआ, दूसरा नेगेटिव है। तो ये क्या? सॉइल प्रोसेसेस, नो। स्पीसीज इंटरेक्शन, यस। ये दो या उससे अधिक स्पीसीज के बीच की इंटरेक्शन है। एटमॉस्फेरिक फिनोमेना, बिल्कुल नहीं। जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, नो। सिंपल। मूविंग अहेड, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एन इकोटोन? मैंने कहा था ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है। इकोटोन क्या है? याद रखना है, ट्रांजिशन जोन है दो इकोसिस्टम्स के बीच में, और इसका क्लासिकल एग्जांपल क्या होगा हम एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंग्रोव्स आर द क्लासिकल एग्जांपल्स ऑफ इट, राइट? सो इट वाज ऑल फॉर द डे। होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आप अपनी प्रिपरेशन में इन वीडियोस को रिपीटेड वॉच करें एंड ट्राई टू यूज अनप्रोडक्टिव टाइम। जो आपका अनप्रोडक्टिव टाइम है, अनप्रोडक्टिव टाइम से मतलब जो टाइम आप कुकिंग यदि आप करते हैं, ट्रैवलिंग, वॉकिंग एटसेट्रा में करते हैं, तो अपने म्यूजिक सुनने की हैबिट को बदलें और ये लेक्चर्स को सुनें, जिससे क्या होगा, आपका बार बार रिवीजन होती जाएगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।